हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका 2022 वाला लेवल फर्स्ट पीआरटी एग्ज़ाम। ठीक है, इससे पहले 2023 वाले तीनों लेवल के सीडीपी हम डिस्कस कर चुके हैं और 2022 की बात करें तो इसकी पीजीटी और टीजीटी की भी सीडीपी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं पीआरटी की सीडीपी। ठीक है, सिर्फ सीडीपी ही पहले क्यों कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न ही इसी सब्जेक्ट में होती है। और आपका जो अगर हम कहें जो इजीली स्कोर गेन होता है वो आपका यही सब्जेक्ट होता है। अगर इस सब्जेक्ट में आप अच्छे खासे नंबर बना लेते हैं तो आपका एस्टेट क्लियर होने की उम्मीद उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले जो मैंने पीआरटी वाला आपका 2023 वाला जो एग्ज़ाम डिस्कस किया था, उसमें एक क्वेश्चन था जो थर्ड नंबर पर था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन था, तो उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो थोड़ी-सी ऊपर-नीचे हो गई थी। ऊपर-नीचे इन द सेंस मतलब कई बार ह्यूमन बीइंग है, हो जाता है। ठीक है, समझाना कुछ और चाह रही थी और बोल कुछ और दिया उसमें, बट कोई बात नहीं, अब डिस्कस कर लेते हैं हम उसको। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या था आपका। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, उसमें क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे कि इनेट एबिलिटी बताना था आपको उसमें। ठीक है, एक्वायर्ड मोटिव्स बताने थे आपको कि कौन सा एक्वायर्ड मोटिव की बात सही व्याख्या नहीं करता है। ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन था कि वे जन्मजात नहीं होते। तो देखिए जो एक्वायर चीज़ें जिन्हें हम एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं, ठीक है, अपने एनवायरनमेंट से, तो जिन्हें हम एक्वायर करते हैं वो जन्मजात कैसे हो सकते हैं? ठीक है, वो जन्मजात नहीं होते हैं। ठीक है ना? उसके बाद क्या था कि वे सार्विक होते हैं। तो देखिए वो सार्विक नहीं होते हैं, वे जन्मजात नहीं होते हैं, तो ये बात तो ठीक है वो जन्मजात नहीं होते हैं। सेकंड था आपका कि वे सार्विक होते हैं यानी कि यूनिवर्सल होते हैं। तो देखिए वो यूनिवर्सल नहीं होते हैं। यूनिवर्सल क्या होता है बेसिकली? यूनिवर्सल होता है सबके लिए एक यूनिफ़ॉर्म पैटर्न एक तरह से हम कह सकते हैं। तो सबके लिए एक जैसा, तो ऐसा नहीं है। अलग-अलग जगह का बच्चा अलग-अलग तरह से चीज़ों को एक्वायर करता है। जिन्हें जैसा एनवायरनमेंट मिलता है वो उसी तरह की चीज़ें को एक्वायर करता है। तो ऑप्शन हमारा राइट बिल्कुल सही था। आंसर तो मैंने उसमें बिल्कुल सही बताया था आपको, सेकंड ही था, बट उसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी-सी आगे-पीछे हो गई थी, बट कोई बात नहीं। और थर्ड ऑप्शन था उसका कि वे जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। तो बिल्कुल, वो जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और फोर्थ था आपका, वे अधिगम को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल आपकी लर्निंग को प्रभावित करते हैं। क्लियर? आई होप एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, तो आई होप उनका डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है? और मैंने कमेंट में वैसे उनको कमेंट कर भी दिया था कि वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। बट चलिए अब हम क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। ठीक है? जो अपना क्वेश्चन पेपर है उसको स्टार्ट करते हैं। और ये आपका ऑफ़िशियल पेपर है और देखिए इस वाले पेपर को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें सारे वही टॉपिक हैं जो आपके लेटेस्ट टॉपिक दिए गए हैं, सारे वही हैं। इसमें ना ही तो आपका पर्सनैलिटी है, जो अब की बार भी आपका नहीं है, ठीक है? ना ही इसमें आपका एटीट्यूड से क्वेश्चन आया है, ना आपका एडजस्टमेंट से क्वेश्चन आया है। ये टॉपिक जो हैं अब हटा दिए गए हैं और इनमें इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं है। मतलब इसमें सारे वही टॉपिक हैं जो अब की बार आपके सिलेबस में है, इसलिए भी ये एग्ज़ाम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये वाला क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं देखती हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में व्यूज़ आते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है? इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं लगता है, कोई भी पैसा आपका नहीं लगता है। ठीक है? तो चलिए, ह्यूमन बीइंग है तो इतना तो मोटिवेशन हमें भी चाहिए होता है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है? तो देखिए, ये हम प्रीवियस वीडियोज़ में भी बहुत अच्छे से हमने इसको डिस्कस किया है। तो नैतिक विकास की बात आपके वाइगोत्स्की नहीं करते हैं, फ्राइड भी नहीं करते हैं और बंडूरा भी नहीं करते हैं। तो इसकी बात करते हैं आपके पियाजे। पियाजे और आपके कोहलबर्ग और आपके हेविंगहर्स्ट, ये 3 बंदे जो हैं नैतिक विकास की बात करते हैं। सबसे पहले नैतिक विकास की बात की थी पियाजे ने, ठीक है? और इन्हीं से इंस्पायर होकर जो है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। और अगर फ़ेमस बात करें तो फ़ेमस है आपके कोहलबर्ग, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में कोहलबर्ग है ही नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पियाजे आपका
राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए जो अभी आपका मेवात वाला पीआरटी वाला एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था नैतिक विकास, और उसमें देखिए विडंबना क्या थी, प्याजे भी दे दिया और आपका कोहलबर्ग भी दे दिया, दोनों ही दे दिए। तो वहां पे पूरे चांस है कि वहां पे ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां किसी तरह से भी ये नहीं लिखा हुआ था कि सबसे पहले किसने दिया सबसे बाद में किसने दिया, तो इस प्रकार की बात वहां पे मेंशन नहीं थी। तो उस हिसाब से तो ग्रेस मार्क्स सबको मिलना चाहिए। बाकी देखिए क्या होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका फर्स्ट है। सेकंड है तृतीयक चक्रीय प्रतिक्रियाएं विकसित होती हैं, ठीक है। तो देखिए ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो कई स्टूडेंट के सामने तो पहली बार आया होगा। तो देखिए जो सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल कंक्रीट और फॉर्मल ऑपरेशन, ये सारी प्याजे की स्टडीज हैं, ठीक है। तो प्याजे की स्टडीज है, तो इससे तो आपको एक बात तो क्लियर हुई होगी यहाँ से कि ये जो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये किससे रिलेटेड है, ये प्रतिक्रिया आपकी प्याजे से ही रिलेटेड है ना, ये बात तो क्लियर हो गई। अब किस में आता है, तो देखिए ये आपका आता है सेंसरी मोटर में। तो प्याजे ने सेंसरी मोटर की 6 सब स्टेजेस दी थी। आई होप आपको पता हो, और ना भी पता हो तो अब सुन लीजिए, 6 सब स्टेजेस दी थी, ठीक है। और उन्हीं में से जो आपकी 5th स्टेज थी वो आपकी ये वाली स्टेज है, ठीक है। तो वहां पे इसकी बात होती है, और ये जो आपकी एज है ना, ये आपकी 1 साल से 18 महीने तक है, यानी कि 1 साल से 1.5 साल तक का बच्चा यहाँ पे होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या है यहाँ पे, फर्स्ट है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है, तो सही नहीं बताना है आपको, इसको आप ध्यान से पढ़ें प्लीज, सही नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यह एक आयामी होता है, तो देखिए बात तो यही गलत है, और गलत ही आपसे पूछा था, बट आगे भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ये एक आयामी नहीं होता है, ये बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है ये, ठीक है। थर्ड है इसकी संचयी प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल क्यूमुलेटिव इन नेचर होता है ये, ठीक है। आपका जो टीजीटी वाला था उसमें यही वाला आंसर बना था आपका। देयर इज इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट, बिल्कुल व्यक्ति विभिन्नता इसमें पाई जाती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सी थी आपकी, सेकंड ही गलत थी, और गलत ही इसमें पूछा गया था, ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक भी जरूर कीजिएगा। अब बात करें हम फोर्थ क्वेश्चन की, तो रिवर्सिबिलिटी एबिलिटी डेवलप्स इन द स्टेज, तो रिवर्सिबिलिटी कौन सी स्टेज में पाई जाती है, तो देखिए अगेन प्याजे से ही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इस पेपर में प्याजे से कम 6 से 7 क्वेश्चन आए गए हैं, आए हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं प्याजे अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है। तो रिवर्सिबिलिटी पाई जाती है आपकी इनमें से किस में पाई जाती है, आपकी पाई जाती है कंक्रीट में, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन इस तरह से होता रिवर्सिबिलिटी किस में नहीं पाई जाती, तो इससे पहले वाली जो स्टेज होती है आपकी प्री ऑपरेशनल, इसमें नहीं पाई जाती, ठीक है। और उसके बाद बच्चा सेंसेस से किस में सीखता है, वो इससे इसमें सीखता है। ऑब्जेक्ट परमानेंसी किस में आती है, आपकी सेंसरी मोटर में आती है, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, आपका फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहीं से कर लेते हैं, निकटता के सिद्धांत की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी। तो निकटता के सिद्धांत की बात अगर हम बात करें कि मतलब जितना आप चीज़ों के पास जाते जाएंगे, आप किसी प्रॉब्लम को ही ले लीजिए, जितना आप उस प्रॉब्लम के पास जाते जाएंगे उतना ही कहीं ना कहीं आप उसको समझ पाएंगे तो उसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो इस टाइप की बात कौन करता है, तो इस टाइप की बात थॉर्नडाइक तो नहीं करते हैं, पावलोव भी नहीं करते, स्किनर भी नहीं करते। तो इस प्रकार की बात कौन करते हैं, आपके वर्दीमर करते हैं, गेस्टाल्टवादी करते हैं। एट द होल का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, ठीक है। वर्दीमर, कॉफका और कॉहलर, ठीक है, ये सारे ही जो हैं गेस्टाल्टवादी हैं, और इनसे भी क्वेश्चन बना है आपका टीजीटी में, आपने देखा होगा इन गेस्टाल्टवादियों से भी आपका क्वेश्चन बना है कि वैसे कौन सा गेस्टाल्टवादी नहीं है। तो ये जितनी बातें बीच बीच में बताई जाती है ना, तो प्लीज इन्हें नोट कर लिया करो, ये सारी बातें आपके काम की होती हैं। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो देखिए हमें बताना है वो पॉइंट जिसमें साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट दोनों की बात होती है। तो देखिए दोनों की बात, अब यहाँ पे बात हो रही है सोशल साइकोलॉजी, तो सोशल साइकोलॉजी में तो दोनों की बात नहीं होगी, इंडस्ट्रियल इसमें भी नहीं हो सकती, ऑर्गेनाइजेशनल इसमें भी दोनों की बात नहीं हो सकती। तो इसमें किसकी कहाँ होती है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट साइकोलॉजी में दोनों की बात होती है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन,
हु वाज द फाउंडर ऑफ फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हुआ है और बहुत बार डिस्कस भी हुआ है। तो फर्स्ट लैब किसके द्वारा खोली गई थी? तो आपको याद होगा, बहुत अच्छे से याद होगा, लिप्जिंग शहर में जो है ये लेबोरेटरी खोली गई थी, और ये खोली गई थी किसके द्वारा? विलियम वुंट के द्वारा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है? तो देखिए अगेन पियाजे का क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे फिर से। तो देखिए आपकी अगर हम बात करें, कंक्रीट ऑपरेशनल बिल्कुल है, प्री ऑपरेशनल बिल्कुल है, सेंसरी मोटर बिल्कुल है, बट लेटेंसी स्टेज, लेटेंसी स्टेज जो है आपकी प्याजे से संबंधित नहीं है। ये आपकी किससे संबंधित है? ये है आपकी सिगमंड फ्राइड से संबंधित। जो सिगमंड फ्राइड की आपकी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की थियोरी थी, ये उससे संबंधित है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, इमेजिनरी ऑडियंस इज रिलेटेड टू विच स्टेज। तो देखिए इमेजिनरी ऑडियंस, तो इमेजिनरी जो ऑडियंस होती हैं वो कौन से स्टेज में आपकी होती हैं? ठीक है, काल्पनिक दर्शन होते हैं, श्रोता होते हैं। मतलब कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा, पहले डिस्कस कर लेते हैं कौन से स्टेज में होता है। तो ये एडोलेसेंस में होता है, किशोर अवस्था में होता है। क्या होता है कि जैसे सभी लोग मुझे ही देख रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी लड़कियां होती हैं, इनफैक्ट लड़के भी होते हैं, जिन्हें इस स्टेज में ऐसा वहम होता है कि सारी दुनिया मुझे ही देख रही है, और वो बोलते ही बहुत सोच के हैं कि हाँ मैं कुछ बोलूंगा तो और सुन लेंगे क्योंकि सब मुझे ही सुन रहे हैं। इस प्रकार की बात किस में होती है? एडोलेसेंस में होती है। और इसे कहा क्या जाता है? इसे कहा जाता है इमेजरी ऑडियंस कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये इस स्टेज में होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका, अगेन प्याजे से आगे है आपका क्वेश्चन। तो देखिए प्याजे से कितने सारे क्वेश्चन इस एग्जाम में आए हैं। एक बच्चा कहता है कि चांद हंस रहा है, यह निम्न में से किस विशेषता को इंगित करता है? तो चांद हंस रहा है, तो जब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जाता है, तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एनिमिज्म, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को एनिमिज्म कहा जाता है, तो इसे एनिमिज्म कहा जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ऑपरेट जो कंडीशनिंग है आपकी, उसके अकॉर्डिंग जो है कौन सा यहाँ पे सही है, आपको वो बताना है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है ये, कि जो आपका नकारात्मक पुनर्वलन है वो वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है। जो आपका नेगेटिव इन्फॉर्मेंस सॉरी री इन्फोर्समेंट है वो आपका इंक्रीज करता है किसको? डिजायरेबल बिहेवियर को। आगे देखिए, वंस अ बिहेवियर इज लर्नड इट इज नॉट फॉरगॉटन, यानी कि जो आप एक बार सीख लेते हैं ना, आप उसे कभी नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है क्या कि आपने एक बार सीख लिया तो आप उसको कभी नहीं भूल सकते? ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आगे देखिए, पनिशमेंट इज पॉजिटिव री, ऐसा हो सकता है जो पनिशमेंट है वो आपका पॉजिटिव री है? ऐसा भी नहीं हो सकता है। और लास्ट है आपका नेगेटिव री आपका इंक्रीज करता है किसको? अनडिजायरेबल बिहेवियर को। तो देखिए कुछ स्टूडेंट जो है इसमें कंफ्यूज होकर और वो गलत आंसर दे सकते हैं, बट ध्यान से सुनिए। जो आपका जो री है ना, वो आपका पॉजिटिव होता है, भले ही वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। आपका जो नेगेटिव है ना, नाम से नेगेटिव है, लेकिन फिर भी ये आपके लिए पॉजिटिव ही काम करेगा। इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और दूसरी क्लास से शोर आ रहा है, तो उस शोर को हटाने के लिए आपने दरवाजा बंद कर दिया, ठीक है। तो आपने दरवाजा बंद कर दिया, तो ये वहाँ पे नेगेटिव री है। बट उससे क्या हुआ? आवाज़ कम हो गई और आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाए। तो आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाए, तो ये पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ? ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव हुआ, ठीक है। तो ये होता है आपका नेगेटिव री। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है, बालक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो देखिए बालक, इसे याद करना वैसे आसान है, लेकिन फिर भी जो बालक आपका अंतर्बोध परीक्षण है, ये दिया गया था आपका किसके द्वारा? बेलक के द्वारा, ठीक है। तो बेलक के द्वारा ये दिया गया था, 1948 में दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए
उपलब्धि अभिप्रेरणा, यानी कि अगर हम बात करें अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, तो अचीवमेंट आपकी मोटिवेशन थ्योरी है, ये आपकी मैक्लीलैंड के द्वारा दी गई थी, ठीक है। और इसके साथ एक पर्सन और थे जिनका नाम था सॉरी जिनका नाम था एटकिंसन, राइट। तो एटकिंसन और मैक्लीलैंड, इन दोनों ने ये थ्योरी दी थी, ठीक है। तो देखिए इसमें होता क्या है, बेसिकली एस्टेट में फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपने इतना शायद पढ़ लिया होगा, लेकिन नहीं भी पढ़ा है तो प्रीवियस ईयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि वहाँ से अगेन मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, आप चीज़ों को समझने लग जाएंगे, ठीक है। चेनिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ चेनिंग इज बेस्ड ऑन, तो जो चेनिंग कॉन्सेप्ट है वो किस पर बेस्ड है, तो देखिए जो आपका चेनिंग है, यानी कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ को रिलेट करके जब आप सीखते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। तो इससे ऑपरेंट कंडीशनिंग से ये जो आपका चेनिंग है ये रिलेट करता है, क्लियर। ना तो क्लासिकल से करता है, ना सोशल से, और ना ही ट्रायल एंड एरर से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। तो देखिए जो त्रिआयामी होता है ना, इसे तो आप त्रिआयामी, इसे तो आप बिल्कुल लर्न कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार हर बार ही रिपीट हो रहा है यार, हर एग्जाम में रिपीट हो रहा है। तो बुद्धि का त्रिआयामी जो है वो गिलफर्ड के द्वारा दिया गया था, ठीक है, क्लियर। तो थॉर्नडाइक ने क्या किया था, थॉर्नडाइक ने जो है आपका मल्टी फैक्टर थियरी दी थी, ठीक है। और स्पीयरमैन ने क्या किया था, स्पीयरमैन ने आपका 2 फैक्टर और 3 फैक्टर थियरी दी थी, और थर्स्टर ने आपकी ग्रुप फैक्टर थियरी दी थी, ठीक है। तो कई बार हम ग्रुप फैक्टर और मल्टी फैक्टर इनमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इनमें कंफ्यूज ना हो, मल्टी फैक्टर है मतलब बहुकारक, और आपका सॉरी ग्रुप फैक्टर होता है आपका समूह कारक, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो आपका जो मल्टी फैक्टर है वो थॉर्नडाइक ने दिया था, और ग्रुप फैक्टर आपका थर्स्टर ने दिया था। तो इन्हें आप प्लीज़ लर्न कर लें, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये आते हैं एग्जाम में, और इन्हीं से आपका एक एक दो दो नंबर चला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुनर्बलन अनुसूची नहीं है, तो देखिए इन ऑप्शन से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, और ऑप्शन आपको मिल भी गया होगा कौन सी जो आपकी अनुसूची नहीं है। तो चर अनुपात भी है, स्थिर अंतराल भी है, स्थिर अनुपात भी है, बट मोटिवेशन अभिप्रेरणा कोई अनुसूची नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका इनसाइट थियरी इज गिवन बाय हुम। तो इनसाइट थियरी किसने दी थी, अभी ऊपर भी हम इसे डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। तो ये दी थी गेस्टाल्टवादियों ने, ठीक है, ये गेस्टाल्टवादियों ने दी थी। और इसमें मेन कौन थे, इसमें मेन कॉलर थे। और अगर हम बात करें फादर ऑफ गेस्टाल्टवादी, तो उसमें कौन है, वर्दीमर है, ठीक है। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये हैं आपके कुछ संवेग है, क्लियर, और कुछ उनकी मूल प्रवृत्ति है। तो यहाँ पे आप बताइए मूल प्रवृत्ति किसके द्वारा दी गई थी, प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया बहुत अच्छे से। तो जो मूल प्रवृत्ति है वो आपकी किसके द्वारा दी गई थी, आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। मूल प्रवृत्ति आपकी दी गई थी मैकडूगल के द्वारा, ठीक है, मैकडूगल के द्वारा दी गई थी, ठीक है। और उन्होंने कुछ मूल प्रवृत्तियां दी थी और उसके कुछ संवेग दिए थे। तो यहाँ पे बताना है आपको कि जो आपका भय है वो किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। तो जब आप भय में होते हो, जब आप डर में होते हो, तो क्या करते हो, आप वहां से एस्केप कर जाते हो, पलायन कर जाते हो, वहां से दूर हो जाते हो, है ना। जिस चीज से आपको डर लगता है तो उससे आप दूर भागते हो, राइट। तो ये पलायन होता है। तो अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। रिपल्शन, रिपल्शन क्या होता है बेसिकली, रिपल्शन में क्या होता है, रिपल्शन जो है आपका रिपल्शन का जो आपका, अगर हम बात करें आपकी जो बेसिक इंस्टिंक्ट है वो होती है आपकी डिसगस्ट, घृणा, क्लियर। कॉम्बैट, कॉम्बैट क्या होता है आपकी लड़ाई। अब लड़ाई कब होती है, आपकी लड़ाई होती है जब आपको गुस्सा आता है। तो इसका क्या है, इसका है आपका एंगर, ठीक है। और क्रियोसिटी, क्रियोसिटी कब होती है, जब आप आश्चर्य होते हैं, मतलब किसी चीज में आप वंडर आप फील करते हैं, तो वहां पे आपकी क्रियोसिटी बढ़ती है, ठीक है। आई होप आपने ये नोट भी कर लिए होंगे, क्योंकि इनसे भी हर बार क्वेश्चन आ रहा है। अब यहाँ पे आपको बताना है बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला, अगेन इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अब ये भी बताओ, कोई गलत करेगा तो क्या ही उसने पढ़ा है अभी तक। तो मैका से आप याद कर सकते हैं MA/CA इंटू 100, सॉरी ये राइट आंसर है आपका, क्लियर। मैका से आप याद कर सकते हैं मैं का इंटू 100, क्लियर। चलिए
ब्रॉनफेन ब्रेनर के जैविक पारिस्थितिक सिद्धांत के अनुसार नियम और कानून का उदाहरण है। तो नियम और कानून किस में आते हैं? ये अगेन इसकी जो डिटेल्ड वीडियो है मेरे चैनल पर है, यदि आप चाहें तो उसे पूरा देख सकते हैं, और मेरे हिसाब से अब उतना ज़्यादा टाइम नहीं है। देखिए, जो आपका ब्रॉनफेन ब्रेनर है, इनके पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हम बात करें तो नियम और कानून किस में आते हैं? तो ये आपके आते हैं किसमें? मैक्रो में आते हैं। ठीक है, आपका टीजीटी में आया था फैमिली और फ्रेंड्स, किस में आते हैं? वो आपके मैक्रो में आते हैं। ठीक है ना, इनका रिलेशन फैमिली फ्रेंड्स का और बच्चे का जो रिलेशन होता है वो किस में आता है? मीजो में आता है। इस तरह से ये पूरा जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र उन्होंने दिया है, पारिस्थितिकी सिद्धांत, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिस्कैल्कुलिया एक प्रकार है, किस प्रकार है? क्या प्रकार है भाई वो? तो देखिए, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, लोकोमोटर होती है बेसिकली आपकी फिजिकली अगर हम बात करें उससे रिलेट करती है। मेंटल इलनेस, ये आपकी मानसिक है। और मेंटल रिटार्डेशन, ये भी आपकी मानसिक मंदता का ही है। और लास्ट है आपका लर्निंग डिसेबिलिटी। तो डिस्कैल्कुलिया इनमें से तो कोई नहीं है ना। तो डिस्कैल्कुलिया वैसे आप सबको पता होगा, ये मैथ से रिलेटेड करती है, और मैथ से रिलेट करती है तो ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। क्लियर? तो ये यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट एक्ट एज पॉजिटिव री इन्फोर्सर। तो बताइए यहाँ पे जो आपका कौन सा एक जो है पॉजिटिव है, कौन सा पुनर्बलक यहाँ पे आपका पॉजिटिव है? तो देखिए, टॉफी मिलना अगेन पॉजिटिव है, टॉफी आप किसी के भी दो, ठीक है, तो पॉजिटिव ही है ना। बिस्किट, ये भी आपका पॉजिटिव है। और मनी, पैसे से भी देख के सब खुशी रहते हैं, तो ये भी आपका पॉजिटिव ही है। बट एक कड़वी मेडिसिन अगर हम बात करें या बिटर मेडिसिन, तो ये आपका कहीं ना कहीं पॉजिटिव नहीं है। इससे तो बच्चे भी दूर भागते हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई दवाई को भी कोई पसंद करता होगा। ठीक है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व है? तो आपको बताना है यहाँ पे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का कंपोनेंट बताना है। तो देखिए, अगर आप वैसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उतना नहीं समझ में आ रहा है, बट देखिए ऑप्शंस को अगर हम देखें, इंटेलिजेंस नहीं है, तो रिटेंशन से आपको क्लियर हो रहा होगा। आपको बाकी टाइप से भी शायद याद आए होंगे। अगर हम बात करें अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रेजेंट, उसके बाद मोटिवेशन, क्लियर? तो आपका कौन सा कंपोनेंट है यहाँ पे? रिटेंशन है, और यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिगमंड फ्राइड जाने जाते हैं। तो सिगमंड फ्राइड अभी हमने ऊपर पढ़ा है, किसके लिए जाने जाते हैं? वो जाने जाते हैं आपके साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थियरी के लिए सिगमंड फ्राइड आपके जाने जाते हैं। ठीक है, कॉग्निटिव के लिए आपके पियाजे जाने जाते हैं, और मॉरल डेवलपमेंट के लिए आपके पियाजे और कोहलबर्ग दोनों ही जाने जाते हैं। लेकिन अगर आपका फेमस पूछे तो आपके कोहलबर्ग जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 90 से 110 बुद्धि लब्धि प्रसार बुद्धि की किस श्रेणी को दर्शाता है? तो देखिए, 90 से 110 वाले रेंज के बच्चे जो हैं वो किस में आते हैं? तो आप ये भी अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो एवरेज में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं? एवरेज में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक दृष्टिबाधित बालक के शिक्षण हेतु प्रयोग की जाती है? तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कौन सा किया जाता है बेसिकली? तो देखिए, पीईसीएस तो नहीं होता है। साइन लैंग्वेज आपकी जो है बहरों के लिए होती है। ठीक है, नन ऑफ दिस हो नहीं सकता। टेलर फ्रेम, बेसिकली इसमें कुछ कील वगैरह सी गड़ी होती हैं, जिससे बच्चा जो है टच करके फील करके जो है सीख सकता है। तो ये आपका यही होता है आपका विजुअल, जो इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं आपके, उनके लिए ये यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बोबोडोल पर किया गया अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? तो देखिए, जो आपका बोबोडोल है वो कौन सी थियरी से रिलेट करता है? वो करता है आपका सामाजिक अधिगम से। ठीक है, और अब इनके जो प्रोपाउंडर हैं वो भी आपको याद आ गए होंगे, नहीं याद आए हो तो प्लीज बता देना, कमेंट कर देना। तो इनके जो प्रोपाउंडर है वो हैं आपके कौन? बंडूरा। ठीक है, बंडूरा बात करते हैं। उन्होंने बोबोडोल पर एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने बताया था किस तरह से हम सीखते हैं, और ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। ठीक है, चलिए, और देखिए इनसाइड थियरी की बात अभी हमने की थी। किसने बात की थी इसकी? इसकी बात की थी कॉलर ने, यानी कि गेस्टाल्टवादियों ने बात की थी। और उसके बाद लेटरल लर्निंग जो है आपकी, इसकी बात करते हैं टॉलमैन। ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलबर्ग के अनुसार दंड से बचने हेतु नैतिकता का विकास किस तरह के अंतर्गत आता है। तो अभी तक जितने भी एग्जाम मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं प्रीवियस ईयर, उन सभी में कॉलर का और इन्हीं से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये तीनों ही स्टेज लेवल जो है मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। 3 लेवल होते हैं, 6 स्टेजेस होती हैं, कौन से स्टेज में क्या कौन से लेवल पे क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो देखिए, दंड से बचने के लिए तो ये तो बच्चे की फर्स्ट ही स्टेज होती है ना। और फर्स्ट स्टेज है तो फर्स्ट ही लेवल में आएगी, और फर्स्ट लेवल क्या होता है, प्री कन्वेंशनल लेवल होता है, और यही आपका आंसर है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या क्या होता है, एक तो दंड से बचने के लिए होता है, दूसरा इसमें क्या होता है, टिट फॉर टैट इसके अंदर आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अच्छा बच्चा अच्छा लड़की इसके अंदर आते हैं। तो इस तरह से ये आपकी तीनों लेवल्स हैं। अब है, द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय हुम। तो सबसे पहले किसने दिया था, किसके द्वारा दिया गया था ये, तो ये दिया गया था किसके द्वारा, ये दिया गया था आपका सैमुअल क्रिक के द्वारा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है ना, बिल्कुल फैक्चुअल है। तो किसके द्वारा दिया गया था ये आपका दिया गया था सैमुअल क्रिक के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका सैमुअल क्रिक। ठीक है, सिगमंड फ्राइड अभी आपने देखा ऊपर। लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक बालक का उसकी माता के प्रति आकर्षण को फ्राइड ने क्या कहा है। तो देखिए, इसे आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। अगर लड़के की बात होती है तो देखिए, इनका तो कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, दो ही कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रा और ऑडिपस, ये दो ही कॉन्सेप्ट हैं। और इनको आप कैसे समझ सकते हैं कि लड़की है तो इलेक्ट्रा नाम लड़की जैसा है, और लड़का है तो ऑडिपस, ये नाम लड़के जैसा है। नाम से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है लड़के की, और लड़के की बात हो रही है तो ऑडिपस आएगा। ठीक है, लड़का जो है उसकी माँ के प्रति अट्रैक्शन होता है, और अगर लड़की की बात करें तो उसका उसके पिता की तरफ जो है अट्रैक्शन होता है। और इसको जो है, ये दो बेसिकली इसमें एस्पेक्ट हैं, इलेक्ट्रा और आपका ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो 30 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और आपने साथ साथ नोट भी किया होगा। ठीक है, और यदि बोल देती हो आप करते तो नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको जितनी वीडियो कम मिलेंगी, बट जितनी मिलेंगी आपके काम की मिलेगी। एक भी वीडियो ऐसे नहीं मिलेगी जिससे आपको हेल्प ना मिले। क्लियर। और जो आपका रिव्यू है वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, आपको वीडियो देखकर कैसा लगा, तो ये भी आप कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। बेसिकली 3 सब्जेक्ट में करवाती हूँ, हिंदी, इंग्लिश और साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का बेसिक अब मैं करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर सारे, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बच्चों को इन्हीं में सबसे ज़्यादा डाउट होता है। और ये जो टॉपिक आपका सॉरी, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एस्टेट को क्वालिफाई करवाने में इस सब्जेक्ट का बहुत बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, इसलिए मुझे लगा कि पहले मैं इसके प्रीवियस ईयर करवा देती हूँ, बाकी फिर हिंदी इंग्लिश करवा दूंगी। बाकी अगर आप अपने हिसाब से कुछ चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं उसे फॉलो ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।